नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस राइट इन द बिगिनिंग। जिस टाइम पर हम लोग आज़ाद हुए थे और पाकिस्तान से डिवाइड होकर हम आज़ाद हुए और पाकिस्तान और इंडिया दो अलग अलग कंट्रीज़ बने, उस टाइम पर शुरुआती दौर में हमारे पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशंस थे, इसके ऊपर आज हमारा ये जो टॉपिक है ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम थोड़ा सा पाकिस्तान को समझ तो लें, उसकी ज्योग्राफी तो समझ लें, उसकी परेशानियाँ। किसी भी कंट्री की सबसे ज़्यादा परेशानियाँ उसकी ज्योग्राफी की वजह से आती हैं। तो ज्योग्राफी अगर हम पाकिस्तान की देखें तो आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान के 4 मेजर प्रोविंसेस हैं। भारत में इस टाइम पर 28 स्टेट्स हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तब इतनी नहीं थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के चलते, एडमिनिस्ट्रेशन के चलते भारत की जो स्टेट्स हैं उनका नंबर बढ़ता चला गया। लेकिन पाकिस्तान जब बना था तब भी 4 प्रोविंसेस थी और आज भी मेजर प्रोविंसेस 4 हैं। पंजाब सबसे पहले कौन सी आती है? पंजाब। तो लगभग आधे से ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है पंजाब का वो पाकिस्तान में गया। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही डिस्कस कर लिया था कि पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब गया, पंजाब का बटना कटना जो है पंजाब का, यही सबसे बड़ा कारण रहा था वॉयलेंस का। दूसरा हिस्सा है सिंध। पाकिस्तान का एक और बहुत इम्पोर्टेंट एरिया कौन सा पड़ता है? सिंध। तीसरा एरिया है बलूचिस्तान। ये जो बलूचिस्तान का एरिया है इसके ऊपर तो अभी रिसेंटली फिल्म भी बनी है, बलूच वाली, जो रहमान डकैत वाली, धुरंधर। ये मूवी भी अभी अभी रिलीज़ हुई है। बलूचिस्तान जो है लगभग पाकिस्तान का 40% एरिया कवर करता है, लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है और इसीलिए वहाँ पर प्रोटेस्ट चलते हैं। और फिर आता है पठानों का एरिया, अफ़गानिस्तान के साथ सटा हुआ खैबर पख्तूनवा, जिसका नाम अभी रिसेंटली चेंज हुआ था। इसके बारे में भी हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। पठानों की जगह खैबर पख्तूनवा, खैबर पास की वजह से खैबर, और पख्तूनवा मतलब लैंड ऑफ पश्तून्स, लैंड ऑफ पठान्स। तो ये 4 इलाके पड़ते हैं पाकिस्तान के एरिया के। इसके अलावा 2 इलाके और भी हैं। एक तो यहाँ वाला इलाका, यहाँ से यहाँ तक का इलाका, ये कौन सा कहलाता है? ये है आज़ाद कश्मीर, जिसको जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है इस टाइम पर। और दूसरा, इस हिस्से को हम ऐसे कर दें तो ये बन जाता है गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान। भारत इन दोनों हिस्सों को अपना मानता है, अपना कहता है, और हम लोग कहते हैं कि ये हिस्से हमारे ही हैं, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, ठीक है। लेकिन फिर भी जोग्राफिकली ये आज़ाद कश्मीर को आप 5वां हिस्सा मान लीजिए और गिलगिट बाल्टिस्तान को छठा हिस्सा। ये दोनों हिस्से भी पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं, पाकिस्तान इनके ऊपर टिका हुआ है। तो 5 और 6 वाला जो रीजन है उसको मिलाकर हम लोग POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और पाकिस्तान हमसे अगस्त 1947 में अलग हुआ था। अब डिस्कस करते हैं कि जब हम पाकिस्तान से अलग हुए और हमने एक अलग अलग कंट्रीज़ बनाई तो क्या हुआ। 15 अगस्त 1947 को हम लोग अलग अलग हुए थे और कॉन्फ्लिक्ट जो है दोनों कंट्रीज़ की पार्टीशन के साथ ही शुरू हो गई थी। अक्टूबर के महीने के अंदर ही, अक्टूबर 1947 में ही पाकिस्तान ने हम पे अटैक करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने अपने कुछ कबालिए, जिसको कहते हैं नॉन रेगुलर आर्मी के पर्सन्स, उन्होंने कश्मीर में भेज दिए थे, कश्मीर को अपना पार्ट बनाने के लिए। वो कश्मीर को किसी भी हाल में हथियाना चाहते थे, वो कश्मीर को टेक ओवर करना चाहते थे। अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 तक जो कश्मीर था उसने स्टैंड एलोन एग्रीमेंट भारत के साथ साइन कर रखा था, जिसका मतलब था ना तो कश्मीर भारत का हिस्सा था ना ही पाकिस्तान का हिस्सा था। कश्मीर जो है उस टाइम तक आज़ाद था, एक तरीके से आज़ाद था, वो दोनों में से किसी देश के पास नहीं गया था। तो ऐसे में पाकिस्तान ने उस पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने अपनी रेगुलर आर्मी के द्वारा कश्मीर पे अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि रेगुलर आर्मी
ब्रिटेन के अंडर थी। किसके अंडर थी? ब्रिटेन के अंडर। और ब्रिटेन जो है वो इस चीज़ की इजाज़त जिन्ना को कभी नहीं देता। इसीलिए पाकिस्तान ने कबालिए भेज के, यानी नॉन रेगुलर आर्मी पर्सनल्स को भेज कर कश्मीर को टेक ओवर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान में 1947 में ही वॉर शुरू हो गया, जिसको हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। क्यों प्रॉक्सी वॉर कहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने अपने रेगुलर आर्मी पर्सन्स नहीं भेजे थे। इस मैटर को यूनाइटेड नेशंस के अंदर लेकर जाया गया। ये नेहरू की एक गलती मानी जाती है कि वो किसी न किसी इम्पोर्टेंट कंक्लूजन से पहले ही इस लड़ाई को यूनाइटेड नेशंस में ले गए। यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूएस का दबदबा चल रहा था, यूएस की धाक चलती थी उस टाइम पर, और यूएस जो है वो पूरे तरीके से पाकिस्तान के फेवर का निकला, जिस वजह से यूनाइटेड नेशंस ने कश्मीर में, जहां भारत का पक्ष लॉजिकली बहुत मजबूत था, यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिस्टर्ब्ड एरिया मान लिया और इसके बारे में इंडिपेंडेंटली फैसला कर दिया। ये जो फैसला यूनाइटेड नेशंस ने किया, ये हमारे हक का कम और पाकिस्तान के हक का ज़्यादा था, जिस वजह से हमारे को बहुत तकलीफ़ हुई। पाकिस्तान चाइना के साथ भी काफ़ी फेवरेबल रिलेशंस रख रहा था, जिस वजह से शुरू के अंदर ही इंडिया के जो रिलेशंस थे यूएस और चाइना के बारे में, वो डिफ़ाइन हो गए पाकिस्तान की वजह से। हम लोग यूएस और चाइना के साथ एक इंडिपेंडेंट रिलेशंस राइट इन द बिगिनिंग ही नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने इन दोनों के साथ बड़े गहरे संबंध बना लिए और भारत को इन दोनों की नज़रों में साइडलाइन कर दिया। भारत थोड़ा सा क्लोज़र रहा यूएसएसआर के साथ। पाकिस्तान यूएसएसआर से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखा पाकिस्तान ने। भारत जो है वो यूएसएसआर के साथ था। अदरवाइज़ भारत ये कहता था कि वो कोल्ड वॉर के टाइम पर बिल्कुल इंडिपेंडेंट पॉलिसी अडॉप्ट करके चलता है। तो लेकिन पाकिस्तान की दोस्ती यूएस और चाइना की वजह से भारत के जो रिलेशंस है यूएस और चाइना के साथ, उनमें कोई गर्माहट नहीं रही शुरुआत के सालों में। और पाकिस्तान के साथ 1947 का वॉर होने के बावजूद भी भारत और पाकिस्तान की जो सरकारें हैं उन्होंने कई मुद्दों के ऊपर कोऑपरेट किया, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दों में आता है विमेन रिस्टोरेशन का मुद्दा। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, एक मूवी भारत के अंदर बनी थी जिस मूवी का नाम था गदर। आपने शायद गदर मूवी के बारे में ज़रूर सुना होगा। सन्नी देओल की मूवी थी गदर। उस मूवी के अंदर अगर आपने देखा हो, गदर मूवी के अंदर जो हीरोइन थी वो मुस्लिम थी। उसे पाकिस्तान जाना था लेकिन वो रह जाती है, वो इंडिया में रह जाती है अपने परिवार से बिछड़ के। तो कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे एक सिख आदमी बचाता है। एक सिख व्यक्ति जो फिल्म का हीरो है वो उसे बचाता है, और बचाने के बाद वो उसके साथ मैरिज कर लेता है, शादी कर लेता है, और दोनों के एक बच्चा भी हो जाता है। और वो लेडी बहुत खुशी खुशी रह रही थी। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर उसका जो परिवार है वो एक एप्लीकेशन फाइल करता है कि हमारी बेटी रह गई थी पंजाब के अंदर, उसे रिस्टोर करवाया जाए। और ज़बरदस्ती उस लेडी को रिस्टोर करवा के पाकिस्तान भेज दिया जाता है उसकी मर्जी के खिलाफ। वो लेडी जो है वो भारत रहना चाहती थी लेकिन उसे ज़बरदस्ती पाकिस्तान भेज दिया जाता है। ये पूरी की पूरी कहानी एब्डक्टेड विमेन रिस्टोरेशन की है। अगर 100 लेडीज़ ऐसी थी जो पाकिस्तान जाना चाहती थी, उनके परिवार पाकिस्तान चला गया लेकिन वो हिंदुस्तान में रह गई, तो 100 में से 10, 15, 20 ऐसी भी थी जो बाद में अपनी नई फैमिली के अंदर जो सेटल हो गई और जिन्हें इज्जत मिलने लगी। लेकिन भारत और पाकिस्तान ने 1950 के अंदर रिस्टोरेशन ऑफ विमेन एक डॉक्यूमेंट साइन किया जिसके अंदर ये कहा गया कि जो भी लड़कियां सिखों की या हिंदुओं की पाकिस्तान में रह गई हैं उन्हें भारत में वापस किया जाएगा अपनी फैमिलीज़ के पास, और जो पाकिस्तान में फैमिलीज़ गई हैं उनकी भारत में जो लेडीज़ रह गई हैं उन्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा, यानी विमेन को रिस्टोर किया जाएगा। ये देखने में प्रिंसिपल बहुत अच्छा है क्योंकि विमेन के साथ बहुत गलत हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, और ऐसे में विमेन को अपनी फैमिलीज़ को रिस्टोर किया जाना था। तो ये एक्शन बहुत अच्छा सरकारों ने लिया।
लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ये एक्शन जो है ये होना तो चाहिए, पर ये फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। शुरू में ये एक्शन बहुत ज़्यादा फोर्सफुली किया गया, जिससे कि तब भी तकलीफ बढ़ गई अगर कोई लेडी अपने नए परिवार के अंदर बिल्कुल सेटल हो गई है, और उसको रिस्टोर तब भी ज़बरदस्ती किया गया, जो कि गलत था। तो गदर जैसी कुछ और कहानियाँ भी हमारे को देखने को मिली। तो 1954 के अंदर ये जो फोर्सफुली है इसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो विमेन रिस्टोरेशन का जो प्रिंसिपल है वो भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने अच्छी नीयत से बनाया था, और बाद में फोर्सफुली को हटाकर इसको और ज़्यादा बेटर कर दिया गया। और जो विमेन अपने कंट्रीज़ में रह गई थी, अपने परिवार से बिछड़ गई थी, उनको रिस्टोर करवाया गया। तो दोनों सरकारों ने इसके ऊपर बहुत काम किया। दूसरा, दोनों सरकारों ने एक और ट्रीटी को साइन किया। कौन सी ट्रीटी? जो दूसरी ट्रीटी दोनों सरकारों ने साइन की वो थी इंडस वाटर ट्रीटी। अब इसका क्या मतलब है? भारत और पाकिस्तान के बीच में 6 नदियाँ कॉमन हैं। इन 6 नदियों में 5 नदियाँ तो पंजाब की हैं, जिसकी वजह से पंजाब का नाम पंजाब पड़ा, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, और एक नदी का नाम है इंडस। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये नदियाँ नीचे से ऊपर जो है किस कैटेगरी में, किस तरीके से जाती हैं? सतलुज, बियास, रावी, चिनाब, झेलम और इंडस। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ उसमें यह कहा गया कि जो नीचे की 3 नदियां हैं इसका पानी रखेगा इंडिया, और जो ऊपर की 3 नदियां हैं इंडस, झेलम और चिनाब, इसका पानी जाएगा पाकिस्तान में। इस तरीके से ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई। ये अपने आप में बहुत ही उदारवादी ट्रीटी थी। 1960 के अंदर ये ट्रीटी साइन हुई वर्ल्ड बैंक की सहायता से। उस टाइम पर वर्ल्ड बैंक का नाम होता था IBRD, आज भी यही नाम है, लेकिन उस टाइम पर वर्ल्ड बैंक में जो IBRD था वो एक ही था, मतलब वर्ल्ड बैंक एक ही एजेंसी थी। आज वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 एजेंसीज हैं, तो इसलिए IBRD अलग हो गया, लेकिन उस टाइम पर IBRD इकलौता होता था, तो उसी को वर्ल्ड बैंक बुलाया जाता था। तो IBRD वर्ल्ड बैंक की सहायता से 1960 के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान का एक डर था कि भारत उसका पानी ना रोक ले, वो डर उसका हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। ये सब चीज़ें जो हैं ये चल रही थी, कोऑपरेशन को डिनोट करती हैं कि भारत और पाकिस्तान में कोऑपरेशन चल रहा था। 1965 का वॉर भी हुआ था, जिसको हम अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और नया जो टॉपिक है हमारा वो है बांग्लादेश का वॉर। वो हम आज के टॉपिक के अंदर, आज के उसके अंदर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस डिस्कस द बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971। देखो, आपको ये बात पता है कि 1947 में पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ और भारत भी। भारत एक स्टेबल डेमोक्रेसी बना, इंडिया जो है वो एक स्टेबल डेमोक्रेसी बना, लेकिन पाकिस्तान कभी भी स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं बना। पाकिस्तान में ज़्यादातर रहा आर्मी का रूल, और आर्मी के रूल से ही पाकिस्तान चलता रहा। तो ऐसा ही एक रूल 1970s, 60s, 70s में, 1960s में ऐसा ही रूल चल रहा था जनरल याहिया खान का। लोग बड़े परेशान थे, लोग दुखी थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और अल्टीमेटली इन प्रोटेस्ट को देखते हुए जनरल याहिया खान ने कहा कि चलो यार, तुम्हारी सुन लेते हैं, भारत की तरह तुम्हारे भी यहाँ पर इलेक्शन करवा देते हैं और देखते हैं कि नया प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो ये इलेक्शन जो है पूरे के पूरे पाकिस्तान में करवाए गए। अब आपको तो पता है पाकिस्तान 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट इधर था, ये वाला पार्ट था वेस्ट पाकिस्तान, और एक पार्ट इधर था, ये वाला पार्ट था ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ये जो वेस्ट पाकिस्तान था, इसके जो यहाँ पर लोग रहने वाले थे और पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर काम करने वाली थी, उनका इकोनॉमी पर, ब्यूरोक्रेसी पर और पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कब्जा था। और जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उनको सेकंड क्लास सिटीजन्स माना जाता था। ये सारे कौन थे? ये बंगालीज थे। तो बंगालियों को क्या माना जाता था? सेकंड क्लास सिटीजन्स माना जाता था। और सारी फुटेज, सारी इज्जत किसको मिलती थी? वेस्ट पाकिस्तान वालों को। तो ईस्ट पाकिस्तान वाले इस बात से खुश नहीं थे। तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक बंदा उभर कर सामने आया जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। क्या नाम था? शेख
मुजीबुर रहमान, और उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था अवामी लीग। कौन सी पार्टी? जिसका नाम था अवामी लीग। और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इसके जो हेड थे वो कौन थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो ये नाम याद कर लीजिएगा कि जो वेस्ट पाकिस्तान में पार्टी थी वो थी पीपीपी, उसके हेड थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और जो ईस्ट पाकिस्तान में पार्टी थी वो थी अवामी लीग और उसके हेड थे शेख मुजीबुर रहमान। तो जब 1970 के चुनाव हुए तो अवामी लीग ने, टोटल 300 सीटें थी पाकिस्तान में, इन 300 सीटों में से 300 सीट्स में से 169 सीट्स थी ईस्ट पाकिस्तान में और 131 सीट्स थी वेस्ट पाकिस्तान में, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा थी, तो इसलिए 169 सीट्स जो थी वो बंगाल वाले पाकिस्तान में थी, बांग्लादेश में थी, और 131 सीट्स जो थी वो थी वेस्ट पाकिस्तान में। तो 169 में से 167 सीट्स जो है वो शेख मुजीबुर रहमान जीत जाते हैं, और 131 में से 81 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीत जाते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो शेख मुजीबुर रहमान अब पूरे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनने चाहिए। उनकी जो अवामी लीग है उनकी सरकार पूरे के पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, आर्मी थी, आईएसआई थी, वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई ईस्ट पाकिस्तान का बंदा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करे, वो पाकिस्तान पे राज करे, वो पाकिस्तान के ऊपर शासन करे, या वो पाकिस्तान की बागडोर को संभाले। वो पावर ईस्ट को नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, पाक रूलर्स जो हैं, जो आर्मी रूलर्स जैसे कि जनरल याहिया खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये मिल गए आपस में। इन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके से शेख मुजीबुर रहमान को प्रेसिडेंट नहीं बनने देंगे, और इसलिए उन्होंने लोगों की जो वर्डिक्ट है, लोगों के जो इलेक्शंस का जो उन्होंने रिज़ल्ट दिया है उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान की एक और डिमांड थी। शेख मुजीबुर रहमान फेडरेशन बनाना चाहते थे। फेडरेशन का मतलब है कि पाकिस्तान के जो फेडरल्स हैं, जो स्टेट्स हैं पाकिस्तान में, उनको ज़्यादा पावर्स दी जाएं। आपने देखा भारत जो है, भारत में भी स्टेट्स हैं लेकिन स्टेट्स की पावर्स कम है। भारत में स्टेट्स की पावर कम है, सेंटर की पावर ज़्यादा है, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान चाहते थे कि उनका जो राज चलेगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत किसको दी जाएगी? स्टेट्स को दी जाएगी। ये लोग, ये जो पाक के रूलर्स हैं, वो इस चीज़ को भी मानना नहीं चाह रहे थे, वो इस चीज़ के भी खिलाफ थे। लोगों को रोकने के लिए जब ईस्ट पाकिस्तान में दंगे शुरू हुए कि आप हमारे शेख मुजीबुर रहमान को प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना रहे हो, तो वहाँ पर आर्मी को छोड़ दिया गया। और रेन ऑफ टेरर, ये रेन ऑफ टेरर शायद आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा होगा। रेन ऑफ टेरर छोड़ दिया गया, आर्मी को भेजा गया और आर्मी को कहा कि चुन चुन कर उन व्यक्तियों को मार दो, जान से मार दो जो किसी भी तरीके से अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जाने लगा, खूब अत्याचार होने लगा। माना जाता है कि 30 लाख लोगों को मार दिया। 30 लाख पीपल वर किल्ड बाय द आर्मी ऑफ पाकिस्तान। किसको मारा? अपने ही लोगों को मार दिया। ये 1971 में एक खौफनाक रात थी, 25 मार्च 1971 की रात। और ये लोग जिनके ऊपर खूब अत्याचार होने लगा, ये लोग भाग भाग कर, करोड़ों की तादाद में लोग भाग भाग कर इंडिया में बॉर्डर क्रॉस करके आने लगे। आज भी हम लोग जो कहते हैं ना रेफ्यूजी प्रॉब्लम है, माइग्रेंट्स का प्रॉब्लम है इंडिया में, ये उसी ज़माने का दिया हुआ है। यही रेफ्यूजी क्राइसिस इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से फैला 1971 का, और शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया। इंडिया ने मॉरल और मिलिट्री सपोर्ट दिया ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को। इंडिया ने कहा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। यूएस और चाइना हमारे अगेंस्ट खड़े थे, लेकिन हमने फिर भी लोगों को कहा कि नहीं, ह्यूमैनिटी ये नहीं कहती, ह्यूमैनिटी ये कहती है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हों। पाकिस्तान ने इसको कॉन्स्पिरेसी कहा। पिछले लेक्चर में आपने देखा ना कि हमने दलाई लामा को हेल्प किया, तो चाइना ने इसको कॉन्स्पिरेसी कहा। और यहाँ पर हमने बांग्लादेश के लोगों को, मतलब जब भी, चाइना अपने ही लोगों को मार रहा है,
हम अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो कॉन्स्पिरेसी हो गई, पाकिस्तान अपने ही लोगों पे अत्याचार कर रहा है, उनको मार रहा है, और हम अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर से कॉन्स्पिरेसी होगी। ऐसा थोड़ी है। हम लोगों ने दोनों जगह पर जो है क्या किया, हमने ह्यूमैनिटेरियन काम करने की कोशिश की, हमने लोगों को बचाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था यूएस और चाइना। यूएस और चाइना को वेस्ट पाकिस्तान में रहने वाले जो आका थे उनका सपोर्ट करना था, उन्हें लोगों से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में हेनरी किसिंगर जो उस टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के राइट हैंड हुआ करते थे, उन्होंने चाइना और पाकिस्तान में सीक्रेट विजिट किया और उन्होंने भरोसा दिलाया पाकिस्तान को कि हम तेरे साथ हैं। चाइना ने भी पाकिस्तान को भरोसा दिलाया कि चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं, इंडिया से डरने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया अगर तेरे पे अटैक करेगा तो हम इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसे में हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने यूएसएसआर जाकर यूएसएसआर से फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली 1971 के अंदर। 20 ईयर्स की पीस ट्रीटी हमने यूएसएसआर के साथ साइन कर ली। कई लोग कहते हैं कि ये जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है ये हमारे नॉन अलाइंड प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, पर ये किसी भी तरीके से अगेंस्ट नहीं है। क्यों? जब यूएस जो है पूरे तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम यूएसएसआर की तरफ जाएं। इसी को तो बैलेंसिंग कहते हैं। तो इसका मतलब नेहरू का जो फैसला था नॉन अलाइंड मूवमेंट का वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। तो यूएसएसआर ने हमारे साथ ये एक डील साइन की और दिसंबर 1971 में फुल स्केल वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया। ये अटैक बांग्लादेश की तरफ से नहीं हुआ था, ये अटैक हुआ था हमारे नॉर्थ इंडिया की तरफ से, एयर अटैक हुआ था। और इंडिया को 2 फ्रंट वॉर लड़नी थी। आधी आर्मी इंडिया की पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान की तरफ लड़ रही थी और आधी आर्मी इंडिया की जो है वो ईस्ट पाकिस्तान की तरफ लड़ रही थी। तो 2 फ्रंट वॉर जो है वो शुरू हो गया। जो बांग्लादेश के लोग थे, जो उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, उनको भारत का खूब सपोर्ट मिला। भारत की आर्मी ने मुक्ति वाहिनी लॉन्च किया, यानी मुक्ति वाहिनी मतलब आर्मी लॉन्च की, एक तरीके से लोकल्स की, लोकल आर्मी, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की। यानी कि बांग्लादेश के लोग जो थे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके वही अपनी सरकार से लड़ रहे थे। और भारत की सेना ने ढाका को सरेंडर किया और अल्टीमेटली पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। ढाका को सराउंड किया और पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। और अल्टीमेटली शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अंदर 3 जुलाई 1972 को, जिसको शिमला एग्रीमेंट भी कहा जाता है, जिसके तहत पाकिस्तान 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। जो वेस्ट पाकिस्तान था वो पाकिस्तान कहलाया और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बना। आप देखिए कि भारत का ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि हमने ईस्ट पाकिस्तान को अलग करके उसको भारत के साथ विलय नहीं किया, हमने उसको भारत के साथ मिलाया नहीं, हमने उसको इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया। और यहाँ पर भी बहुत कुछ ऐसा हुआ था इस बीच में। हम लोग आपकी अगली किताब जो है ना, दूसरी किताब आपकी, उसके अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि इस बीच में भी क्या हुआ था। ये भी कोल्ड वॉर के एक फ्रंट्स का बहुत बड़ा हिस्सा था, जब यूएस का जहाज़ पाकिस्तान के फेवर के लिए आया और उधर से यूएसएसआर का जो जहाज़ है, जंगी बेड़ा है, वो भारत के फेवर के अंदर आया। और किस तरीके से हमारे सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तान से पब्लिकली सरेंडर करवाया। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर, जिसमें 93,000 आर्मी पर्सनल जो हैं उन्होंने एक साथ भारत के खिलाफ भारत को अपने हथियार सौंपे और सबके सामने सरेंडर किया। तो एक तरीके से ये बेइज्जती हुई किसकी? ना केवल पाकिस्तान की बल्कि पूरे के पूरे अमेरिका की। घुटने उस आदमी ने टेके जिसके साथ दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी खड़ा था, और फिर भी पाकिस्तान ने घुटने टेके। तो इसलिए बांग्लादेश वॉर जो है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा है। तो बांग्लादेश वॉर की अगर हम बात करें तो ये एक डिसाइसिव विक्ट्री थी। मतलब 1965 का वॉर तो आज भी अगर आप पाकिस्तान चले जाओ तो पाकिस्तान वाले ये कहते हैं कि हम जीते थे, लेकिन 1971 का वॉर जो है वो तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान जीता था। भूले भटके से भी आप ये बात नहीं कह सकते, पाकिस्तान ये भी नहीं कह सकता कि बैलेंस हुआ था। ये एक डिसाइसिव विक्ट्री थी भारत की।
जिससे ये पता लगा कि इंडिया की जो मिलिट्री है अब वो वैसी नहीं रही जैसी 1962 में हुआ करती थी जब चाइना से हारे थे। अब इंडिया की मिलिट्री सफल और पावरफुल लोगों के हाथ में थी। सैम मानेकशॉ मूवी देखी होगी आपने, जिसके अंदर दिखाया है कि सैम मानेकशॉ ने किस तरीके से अपनी आर्मी को रीबिल्ड किया था। इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी कई गुना बढ़ गई, लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे, जिसका बेनिफिट पूरी की पूरी कांग्रेस को मिला। और उसके बाद जहाँ कहीं भी चुनाव हुए वो इलेक्टोरल बेनिफिट्स जो हैं वो इंदिरा गांधी को मिले, बहुत सारे चुनाव उन्होंने जीते। लेकिन एक चीज़ हमारे साथ होनी शुरू हुई, हमारा 1962, 1965, 1971 के आसपास, 1962 के बाद हमारा जो डिफेंस का खर्चा है वो कई गुना बढ़ गया। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर हमें बनाना पड़ा नवंबर 1962 में, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज 1965 में बनाया, और हमारे रिसोर्सेज के ऊपर, हमारे फाइनेंसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा जो है, बर्डन जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। ऊपर से एक बड़ी भारी समस्या ये भी हुई, हम अब 1971 से पहले की बात कर रहे हैं, हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर 1966 का ये पूरे तरीके से फेल हो गया। इसके क्या कारण थे फेल होने के? हमने एक चाइना के साथ वॉर लड़ी जो हम हार गए, एक पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ी, 2 प्राइम मिनिस्टर्स की डेथ हो गई, नेहरू और शास्त्री, ये दोनों की डेथ हो गई, और आखिरी के 3 ईयर्स, लास्ट के 3 ईयर्स हमारा मॉनसून फेलियर हो गया। तो थर्ड 5 ईयर प्लान के फेल होने के मल्टीपल रीजंस रहे, जिसकी वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान आज तक के इतिहास में हमारा सबसे बुरा 5 ईयर प्लान था। और इसीलिए हमने फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 में शुरू किया, और बीच में 1966 से लेकर 1969 तक हमने 3 एनुअल प्लान्स बनाए। मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि जब कल तक का पता ना हो तो 5 ईयर प्लान बनाकर क्या करेंगे। तो इसीलिए हमने 3 एनुअल प्लान्स बनाए थे 1966 से 69 के बीच में। लेकिन ये इंडिया है, बहुत ताकतवर कंट्री है, जब भी प्रॉब्लम में आता है कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेता है। तो भारत ने ऐसे सोल्यूशंस निकाल लिए जब भी प्रॉब्लम में आया। 1991 का टाइम आया, हमारे पास पैसा नहीं बचा था, लेकिन मेहनत करके फिर प्रॉब्लम से निकल गए। 1966 में, 1965 में जब यूएस ने हमको धमकाया और अनाज देने को मना कर दिया, हम ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए। तो जब भी हम मुसीबत में पड़ते हैं, भारत सरकार जब भी मुसीबत में पड़ती है, भारत के लोग जब भी मुसीबत में पड़ते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकाल लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जीत भारत की जो है 1971 में मिली हमारे को। तो इससे ही रिलेटेड ये देखो कुछ फ़ोटोज़ आपकी बुक के अंदर है 1971 के बारे में। याह्या यील्ड्स टू इंदिरा एंड्स वॉर, यानी कि बात हो रही है कब की? 1971 के शिमला एग्रीमेंट की। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे जनरल नियाज़ी हैं ये पाकिस्तान के, और ये भारत के जनरल हैं। ये दोनों मिलकर ट्रीटी ऑफ सरेंडर्स, जो सरेंडर किया था पाकिस्तान ने, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर 1965 की बात हो रही है, ठीक है ना। तो किस तरीके से हमारी फोर्सेस लड़ी, और एक और बार भी हमारी लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ। उसके बाद कारगिल कॉन्फ्रंटेशन भी हुआ था भारत और पाकिस्तान का। कारगिल के अंदर भी एक युद्ध हुआ 1999 के अंदर। क्या हुआ कि ऐसा होता है कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में ऊंची ऊंची बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं। तो सर्दियों के अंदर दोनों सेनाएं अपनी पहाड़ियाँ खाली कर देती थी, ठंड बहुत हो जाती थी। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया 1999 के अंदर, वहाँ पर फिर कबालिए भेज दिए एलओसी के ऊपर, ऊपर वाले एरियाज़ में, पहाड़ों के ऊपर। तो जब बर्फ़ बंद हुई, बर्फ़ गिरी, बर्फ़ जो है वो पिघली, और भारत अपनी फिर से चौकियाँ लगाने ऊपर जाने लगा, तो पता लगा कि ऊपर का जो एरिया है वो ऑलरेडी पाकिस्तान की आर्मी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। तो इससे दोनों कंट्रीज़ में फिर से एक बार लड़ाई शुरू हो गई, जिसको हम कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये मई और जून 1999 के बीच में हुई, मतलब मई जून 1999 के अंदर ये लड़ाई जो है वो स्टार्ट हुई। इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, लक्ष्य मूवी। अगर आप लक्ष्य मूवी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो है पूरी दुनिया का ध्यान इसलिए कारगिल वॉर ने अपनी तरफ खींचा क्योंकि 1998 के अंदर मई के महीने में इंडिया ने भी न्यूक्लियर टेस्ट करे थे, 5 न्यूक्लियर टेस्ट करे थे, और पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट करे थे 28 मई और 30 मई को। तो दोनों की दोनों न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ थी। तो इसलिए पूरी दुनिया में एक डर पैदा हो गया, और पूरी दुनिया इस बात पे लग गई कि कहीं ये फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए।
लेकिन दोनों कंट्रीज़ की समझदारी थी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये केवल कारगिल तक ही सीमित रहा। ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बना पाकिस्तान के अंदर भी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था उसको भी ये बात नहीं पता थी कि उनकी आर्मी जो है वो भारत के एरिया में घुसी हुई है। और जैसे ही ये लड़ाई ख़त्म हुई, इसको भी हमने जीत लिया था। कारगिल वॉर में भी इंडिया जीता था। इंडिया पाकिस्तान से जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ा वो सब जीत गया। लेकिन जैसे ही लड़ाई ख़त्म हुई तो इससे पहले कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने आर्मी जनरल से कुछ पूछ सके, पाकिस्तान के आर्मी जनरल जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको साइड में करा और अपना दबदबा और अपना कंट्रोल कर लिया। और अगले 10-12 साल तक पाकिस्तान के अंदर फिर से मिलिट्री रूल रहा। किसके अंडर? जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अंडर। तो ये थी कहानी भारत और पाकिस्तान की शुरुआती सालों में। ये थी कहानी बांग्लादेश वॉर की। आइए इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो CUET में पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, इमीडिएट कॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 वॉज। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई 1971 की क्यों शुरू हुई थी? क्या शिमला एग्रीमेंट की वजह से? नहीं, शिमला एग्रीमेंट तो इसके बाद हुआ था, तो ये ऑप्शन तो गलत है। क्या मिलिट्री क्रैकडाउन इन ईस्ट पाकिस्तान? हाँ, ये रीज़न है, ये रीज़न हो सकता है और है। ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में मिलिट्री का क्रैकडाउन हुआ। बॉर्डर डिस्प्यूट इन कश्मीर? नहीं, ये तो कारण नहीं है। इसकी वजह से तो 1947 के अंदर लड़ाई हुई थी। क्या न्यूक्लियर राइवलरी थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? नहीं, भारत और पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर राइवलरी 1998 की बात है। ठीक है ना, जब दोनों की, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर लिया था, तब की बात है। तो ये वो कहानी नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वॉज द लीडर ऑफ अवामी लीग ड्यूरिंग द बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट? जुल्फिकार अली भुट्टो? नहीं, ये तो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी थी जिसका नाम था PPP, ये तो उसके हेड थे। यहिया खान? नहीं, ये तो पाकिस्तान के उस टाइम पर जनरल हुआ करते थे, आर्मी जनरल हुआ करते थे। शेख मुजीबुर रहमान? हाँ जी, ये आंसर ठीक है। लियाकत अली खान? नहीं, ये तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। तो सही जवाब क्या है? शेख मुजीबुर रहमान। तीसरा क्वेश्चन, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी विच रिवर्स वर एलोकेटेड टू इंडिया? तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था सतलुज, बियास, रावी, चिनाब, झेलम और इंडस। ऊपर वाली 3 नदियाँ पाकिस्तान को दी गई, नीचे वाली 3 नदियाँ इंडिया को दी गई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा रावी, बियास और सतलुज, यानी कि बी इसका सही ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड वुमेन वॉज टू स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक टाइज? हाँ, कुछ हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। इसको हम सही लिख देते हैं। एड्रेस ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस ड्यूरिंग पार्टीशन? हाँ, ये भी सही जवाब है। प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। रिड्यूस रिफ्यूजी इमिग्रेशन? ये भी सही जवाब हो सकता है। लेकिन उन्होंने पूछा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, उनकी वायलेशंस को रोकना। कोई छोटी मोटी बात, कोई कल्चर वल्चर की, डिप्लोमेटिक टाइज की बात थोड़ी कर रहे हैं। इतना बड़ा मैटर है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही विमेन के साथ हुई थी। सबसे ज़्यादा पार्टीशन का जो बर्डन है वो विमेन ने झेला था। तो ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस को रोकने के लिए हमने ये जवाब चुना है। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये जो भी आपको ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से आप मार्क कर सकते हो। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी वर्ल्ड बैंक की सहायता से। पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 में हुआ था। बांग्लादेश वॉर 1971 में हुआ था। और रिस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड विमेन एग्रीमेंट जो है 1950 में हुआ था। और फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, ये 1954 में हुआ था। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हुआ? सबसे पहले 1 पे ये आएगा, 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में। चैप्टर नंबर 4 का हमारा थर्ड टॉपिक इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत डिटेल में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।